नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में ब्याज मुक्त ऋण किसानों को देने के कार्यक्रम का शनिवार को शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कई किसानों को 3 लाख का ब्याज मुक्त ऋण को लेकर चेक सौंपे गए। इस दौरान कृषि के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले पद्मश्री से सम्मानित प्रेमचंद्र शर्मा को भी मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया। बता दें कि उत्तराखंड के दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 3 लाख रुपए का ब्याज रहित बृहद ऋण वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। यह कार्यक्रम प्रदेश के 95 विकास खंडों एवं 5 अन्य स्थानों पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने देहरादून से वर्चुअल माध्यम से समस्त कार्यक्रम स्थलों में लोगों के साथ संवाद भी किया। तो यहां पर उत्तराखंड में मुख्यमंत्री ने किसानों को बड़ी सौगात दी, जहां पर ब्याज मुक्त ऋण वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री वर्चुअल तरीके से जुड़े। को बड़ी सौगात दी, जहां पर दीप जलाकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तो मुख्यमंत्री वर्चुअल तरीके से यहां पर जुड़े और हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता देहरादून से विशाल गर्ग। विशाल, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने बड़ी सौगात दी है किसानों को और साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से जो किसान के ऊपर काफी ज्यादा ऋण होता है उनको मुक्त किया जाएगा, उनको माफ किया जाएगा। बिल्कुल ऋचा, मैं बताना चाहूंगा क्योंकि जिस तरह से आज प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ब्याज मुक्त ऋण जो किसानों को दिया है, ये एक बड़ी सौगात किसानों को दी है। इसमें कई किसानों को 3 लाख का जो ब्याज है वो दिया गया है ताकि जो हमारे किसान है वो अपनी जो जरूरतें हैं उनको पूरा कर सकें। और जिस तरह से हम देखते हैं कि उनकी फसलें जो बर्बाद होती है तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं ये एक बड़ी जो योजना है वो सरकार ने चलाई है। इससे काफी किसान जो है वो लाभान्वित होंगे। साथ ही ये कार्यक्रम प्रदेश के 95 विकास खंडों में भी चलाया गया है और इससे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का कहना है कि कहीं ना कहीं जो हमारे प्रदेश के जो किसान हैं वो सक्षम होंगे, समृद्ध होंगे और कहीं ना कहीं इससे उनको बहुत लाभ पहुंचेगा। जी विशाल, ऐसे कितने किसान हैं जिनको इसका लाभ दिया गया है कार्यक्रम का? बिल्कुल, आपको बता दूं कि हजारों की तादाद में ये लोग मौजूद रहे इस कार्यक्रम में और इसी के दौरान इनको काफी बड़ी मात्रा में जो किसान हैं उनको ये लाभ मिला है। और साथ ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के अंतर्गत ये 3-3 लाख रुपए के चेक सौंपे हैं। और साथ ही पद्मश्री से सम्मानित जो प्रेमचंद शर्मा जी हुए हैं उनको मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सम्मानित करते हुए नजर आए। जी बिल्कुल। विशाल, क्या हम ये भी कह सकते हैं जिस तरीके से अब विधानसभा के चुनाव भी आने वाले हैं, इसको लेकर भी जो पार्टियां हैं वो सक्रिय हो गई हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी अपनी अब दमखम के साथ मैदान में उतर चुकी है, जिसको लेकर अब वो किसानों के हित में सोच रही है? बिल्कुल नीचा, जिस तरह से 2022 में इलेक्शन होने तो उसको लिहाज से भी जो बीजेपी है उसने अपनी कमर पूरी कसी हुई है और लगातार मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जिलों का दौरा कर रहे हैं। और इसके लिहाज से आज ये कार्यक्रम भी हम देख रहे हैं क्योंकि किसानों के कल्याण की जो बातें हैं वो उठ करके सामने आ रही हैं। क्योंकि जिस तरह से हम किसानों को बढ़ावा देना चाहते हैं, उनकी आय दुगना करने के लिए हम तत्पर रहते हैं, तो उसको लिहाज से ये बड़ी योजना मानी जा रही है। और 2022 के लिहाज से भी एक जो बड़ी पहल है उसको देखा जा रहा है। ऋचा, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल गर्ग। नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो मुख्यमंत्री ने किसानों को यहां पर बड़ी सौगात दी है। ब्याज मुक्त ऋण कार्यक्रम का मुख्यमंत्री ने दीप जलाकर इसका शुभारंभ किया। तो 3 लाख का ब्याज मुक्त ऋण का वितरण किया गया। इसको लेकर किसानों के चेहरे पर भी खुशी नजर आई। हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने एक साथ प्रदेश और केंद्र सरकार दोनों पर निशाना साधा है। अपनी हल्द्वानी आवास में प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार को हर मोर्चे पर बुरी तरीके से विफल बताया। उन्होंने केंद्र सरकार की बजट की निंदा करते हुए कृषि कानूनों सहित बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे को भी उठाया और राज्य सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा।
तो आपको बता दें कि प्रतिपक्ष नेता इंदिरा हृदयेश ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों पर ही जमकर निशाना साधा। उन्होंने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने साफ तौर पर सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तरीके से जो कृषि कानून सरकार लेकर आई है वो किसानों के हित में नहीं है, वो एक तरीके से काले कानून है। और साथ ही साथ बेरोजगारी को भी लेकर इंदिरा हृदयेश ने बीजेपी को घेरा है। और इस प्रेस वार्ता में कई मुद्दों को उठाया गया और इस दौरान केंद्र और राज्य सरकार दोनों को आड़े हाथों लिया गया। और आपको बता दें 2022 में उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसको लेकर दोनों ही पार्टियां काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रही हैं, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या अदर पार्टी ही क्यों ना हो। सभी पार्टियां अब उत्तराखंड में सक्रिय हो गई हैं और लगातार जो विपक्ष है वो सरकार को घेरते हुए भी साफ तौर पर नजर आता है। हमारे साथ जुड़ चुकी है नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश। स्वागत है मैम आपका न्यूज इंडिया में। हेलो जी मैम, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है जी। अब मैम, जिस तरीके से आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ तौर पर जिस तरीके से आरोप भी लगाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से कि जो बीजेपी पार्टी है वो कहीं पे ठीक नहीं है और हर काम में वो विफल ही रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए 4 वर्ष हो रहे हैं जी, और विकास के नाम पर 0 है और भ्रष्टाचार के नाम पर 100 में 100 नंबर है जी। जीरो टॉलरेंस की सरकार के नाम पर आए थे। बिना सुविधा शुल्क के कोई काम नहीं हो रहा है और विकास प्राधिकरण का भ्रष्टाचार ये सबसे बड़ा मुद्दा है। रोज इनके यहाँ से कहा जाता है इसे हम समाप्त कर देंगे, पर ये समाप्त नहीं हो रहा है क्योंकि तो जीरो टॉलरेंस एक नारा बना दिया था। हालत ये है कि अगर एक आदमी अपने छत पर लिंटर डाल रहा है तो भी उसे 100 चक्कर लगाने पड़ते हैं, बिना सुविधा शुल्क दिए वो लिंटर नहीं डाल पाता है। बिल्कुल। लेकिन मैम, जिस तरीके से एक बात भी कही जा रही है का कि बिल 3 बार तो सदन हम चल रहे थे तभी बढ़ गया, ये 4थी बार फिर बढ़ गया और अब ये प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रहे हैं। और यदि प्राइवेट करा बिजली को तो 10 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से जनता को पैसा देना पड़ेगा। जी, लेकिन जिस तरीके से आपने निशाना साधा है बीजेपी पर, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर वो राज्य सरकार हो, साफ तौर पर आपने ये भी कहा है कि जो सरकार है चाहे वो केंद्र की हो या राज्य की हो, वो कहीं ना कहीं किसान हितैषी नहीं है क्योंकि किसानों के बारे में सोचा नहीं जा रहा है। जो कृषि कानून आया है वो किसानों के लिए हित में नहीं है। एक तरीके से आपने उसे काला कानून भी करार दिया है। देखिए किसान कई महीने से बैठे हैं, भूख में, प्यास में, ठंड में, बाल बच्चों को लेकर बैठे हैं। सरकार उनसे 12 बार वार्ता कर चुकी है पर एक बार भी वो एमएसपी को कानूनी दर्जा देने को नहीं तैयार है। उनकी न्यूनतम मांग तो यही है कि हमारे उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य हमें दिया जाए। हम ऐसे भरोसा नहीं करेंगे, इसे कानूनी स्वरूप दे दीजिए। इस मांग को भी मानने को नहीं तैयार है और केंद्र सरकार कई राज्य अगले महीनों में, अगले वर्ष में चुनाव में जाने को तैयार है। जी, तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं जो अब विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं 2022 में उत्तराखंड में, इसको लेकर भी जो कोविड-19 जब चला था तो लोग काफी ज्यादा परेशान थे और कहीं ना कहीं जो युवा हैं वो बेरोजगार हो चुके थे। और जिस तरीके से अभी तक जो सरकार है वो अभी तक रोजगार भी नहीं दे पाई है युवाओं को, किस तरीके से अब घेरने की तैयारी है बीजेपी को आपकी तरफ से? बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम पर है, तो ऐसी परिस्थिति में और महंगाई रोज ही सेस जो लगा दिए इन्होंने कृषि पर और पेट्रोल डीजल पर, फिर दाम बढ़ गए। बेरोजगारी, महंगाई रोकने पे इनका कोई प्रयास नहीं, सेस लगाकर और महंगाई बढ़ा दी। इतना महंगा सिलेंडर गैस का कभी नहीं हुआ था जो इन्होंने किया। सब्सिडी सबकी समाप्त कर दी है तो लोग बहुत पीड़ित है। उनकी नौकरियां छूट चुकी है। फैक्ट्रियों में काम करने वाले 50,000 लोगों की तो नौकरी चली गई है। जी, तो अब किन मुद्दों को लेकर अब बीजेपी को घेरना चाहे? जी, जिस तरीके, जी मैम बात पूरी करें। ठीक, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी बात को साझा करने के लिए। तो बता दें आपको कि कहीं ना कहीं कांग्रेस अब बीजेपी को घेरती हुई नजर आ रही है क्योंकि अब विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं 2022 में। इसको लेकर भी कांग्रेस अब सक्रिय भी हो गई है। और इस बीच हमारे साथ ये नेता प्रतिपक्ष जुड़ी हुई थी जिन्होंने कहा कि बीजेपी ने कोई काम ठीक से नहीं किया है। उनकी जितनी भी योजनाएं रही, जितनी भी उनके मुद्दे रहे, वो सब
विफल ही रहे हैं। उन्होंने किसी भी मुद्दे पर ठीक से काम नहीं किया है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हुए कांग्रेस ने कहीं ना कहीं बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, महंगाई भी लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन अभी भी जो सरकार है वो ना तो किसानों की सुनती है और ना ही वो बेरोजगार युवाओं की सुनती है। तो नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा क्योंकि कृषि कानून का लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार कुंभ के लिए अब कुछ ही दिन बच गए हैं और ऐसे में कुंभ की तैयारियां भी अंतिम चरण में हैं। तो वहीं अब केंद्र सरकार की एसओपी जारी करने के बाद अब राज्य सरकार भी जल्द एसओपी जारी करने जा रही है। एसओपी को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि कुंभ के आयोजन को लेकर लगातार बातचीत की जा रही है और साथ ही कुंभ की परंपरा को लेकर भी साधु संतों से लगातार सरकार उनके संपर्क में है। बातचीत के बाद जल्द ही एसओपी जारी होगी। तो कुंभ मेले को लेकर कुछ ही दिन बाकी है, लेकिन अभी तक एसओपी जारी नहीं की गई है। हालांकि कहा यह भी जा रहा था कि फरवरी के फर्स्ट वीक में ही मुख्यमंत्री बातचीत करेंगे और एसओपी जारी करेंगे, लेकिन अभी तक एसओपी जारी नहीं की गई है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चली हैं और यही वजह है कि अब चुनावी मोड़ को देखते हुए तमाम नेता सक्रिय हो चले हैं और अपने अपने विधानसभा क्षेत्र का दौरा भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी अब 9 फरवरी से विधानसभा क्षेत्रों के तीसरे चरण का प्रवास करने जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष अपने 5 दिवसीय दौरे की शुरुआत रामनगर से करेंगे। इस दौरान वह कार्यकर्ताओं से संवाद भी करेंगे। अपने प्रस्तावित दौरे के दौरान वह 9 फरवरी को रामनगर विधानसभा में बैठक भी करेंगे, तो वहीं 10 को सल्ट और 11 को पोखाल में कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश भी देंगे। इसके साथ ही 13 फरवरी को भगत यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करके संवाद करेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ये पहले ही साफ कर चुके हैं कि उनकी पहली लड़ाई कोरोना के खिलाफ है। कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए आगामी कुछ दिनों में हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन होगा और कोरोना के तहत ही हर की पेड़ी पर इस बार सिर्फ 20,000 लोग ही स्नान कर पाएंगे। 20,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं को तब तक एंट्री नहीं मिलेगी जब तक घाट में भीड़ कम ना हो जाए। इसके साथ ही लोगों को कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना जरूरी होगा। आपको बता दें कि हर की पेड़ी और मुख्य घाटों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जा रहा है और यह सॉफ्टवेयर 20,000 की भीड़ होने के बाद मेला प्रशासन को अलर्ट कर देगा। रामनगर के ग्रामीण क्षेत्रों में विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत के चलते फलदार वृक्षों का अवैध रूप से कटान किया जा रहा है। यहां चौरपानी गांव में कुछ लोगों ने दिन दहाड़े बगीचे में आम के हरे पेड़ों को खुलेआम काटे जाने की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस, उद्यान विभाग और वन विभाग के अधिकारी आनंद फानन में मौके पर पहुंचे और बगीचे में मौजूद पेड़ काट रहे शख्स से पूछताछ की गई, लेकिन आरोपी शख्स ने कहा कि उसके लिए वन विभाग की अनुमति मिल गई है, जिसके बाद कई सवाल खड़े भी हो रहे हैं। देखिए, मैं इस फलपट्टी क्षेत्र को बचाने की मुहिम में पिछले 19 साल से जनहित में कार्य कर रहा हूं इन पेड़ों को बचाने के लिए। ये जो वर्तमान में बगीचा कटा है, इसमें हमने 2 साल पहले भी इसको रुकवाया था और इसमें बाइट दी गई थी बाकायदा, मेरी भी थी और जो यहाँ के डीएफओ हैं उनकी भी थी। उनका ये कहना था कि अगर यदि हमारे वहाँ से कोई परमिशन दी गई है तो हम उसकी जाँच करेंगे। उसके बाद वहीं उसी विभाग से फिर परमिशन मिल गई है, वन विभाग से, उसके बाद फिर पेड़ काट दिए गए जड़ से। अब किस बार तो ये बिल्कुल ही गैर कानूनी है और ये इस परिधि में नहीं आता है। ये चोरपानी में जो बगीचा कटा है, यहाँ ठेकेदार जो इसका नाम दीक्षात है, उसके प्रभागीय वन अधिकारी की परमिशन दिखाई गई है, जिसकी सत्यता जांच करने के लिए अधिकारी को सूचित किया गया है और मौके पर आने के लिए कहा गया है।
अगर जांच में जो चीज़ें अगर परमिशन के अनुसार होगा तो ठीक है, अगर अवैध तरीके से पाया जाएगा तो उसमें मुकदमा भी। साइंस सिटी देहरादून के लिए उत्तराखंड विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद और राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद के बीच एमओयू साइन हुआ, जहां पर यूकॉस्ट के महानिदेशक डॉक्टर राजेंद्र ढोभाल और सचिव NCSM ने एमओयू पर साइन किया गया। साइंस सिटी देहरादून में अब विज्ञान धाम विकसित होगा और साइंस सिटी लगभग 4 वर्षों से बनकर तैयार हो जाएगी। देहरादून उत्तराखंड में यूकॉस्ट और NCSM के बीच एमओयू साइन किया गया। बाजपुर में सोशल मीडिया पर हुई बहस ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया है। विवाद इतना बड़ा है कि 2 पक्षों के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और वहीं एक युवक का उपचार हल्द्वानी के अस्पताल में चल रहा है। दरअसल चेतन शर्मा नाम के एक शख्स ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट को शेयर किया था। पोस्ट शेयर करने के बाद विवाद शुरू हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि अभद्र भाषा का प्रयोग सोशल मीडिया पर किया जाने लगा, जिससे आक्रोशित लोग युवक के घर पहुंचे और मारपीट करना शुरू कर दिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जिससे पहले ही दबंग वहां से फरार हो गए थे। फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस को सूचना मिली कि सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट डाला गया है, जिसको लेके कुछ लोग थोड़ा भड़क गए। इसको लेके 2 पक्षों में पीपलिया में लड़ाई झगड़ा और मारपीट हुई, जिसमें मौके पे पुलिस पहुंची और जो लोग घायल हुए थे उनको जल्द ही अस्पताल भेजा गया और उनका मेडिकल वगैरह कराया गया। इस पे तहरीर आज हमें प्राप्त हुई है। इस पे मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। लगभग 4 लोग नामजद हैं और 7-8 अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा जो है तहरीरें दी गई है। इसमें 307, 452, 506, 323 इत्यादि धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। हमें तो बात का ही नहीं पता है। रात 10 बजे, लगभग 10 बजे के समय मुझे भतीजी का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे बड़े पापा घर में आके इन्होंने हमला कर दिया है 10-15 जनों ने। मैं जैसे ही भागा गया तो मेरा भतीजा घर पे लहू लुहान और मेरा भाई लहू लुहान थे और 7-8 जने ये अंदर और 4-5 जने बाहर, जिनके 4 आदमियों के मैं नाम जानता हूँ और बाकी उनको मैं जानता पहचानता हूँ पर नाम नहीं जानता। एक राय होकर मेरे भाई के और मेरे भतीजे के ऊपर तलवारों से हमला किया, जिसको उसको गंभीर चोटें आई और रात को ही पुलिस फोर्स पहुंच गई। उसको रात को लेकर के सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने उसको हल्द्वानी रेफर कर दिया। वहाँ विवेकानंद हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। उत्तराखंड में 8 फरवरी से खुल रहे सभी सरकारी और गैर सरकारी जूनियर स्कूलों को कोरोना रोकथाम की व्यापक व्यवस्थाओं के बीच खोले जाएंगे और जिसको लेकर शिक्षा विभाग ने अभी से कमर कस ली है। यहां गढ़वाल मंडल का जिम्मा संभाल रहे अपर निदेशक महावीर सिंह बिष्ट ने पौड़ी जिला समेत गढ़वाल मंडल के समस्त शिक्षा स्टाफ को निर्देश दिए हैं कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए ही 8 फरवरी से स्कूलों को खोला जाए। साथ ही छात्रों के बीच उचित दूरी का ख्याल रखकर सिटिंग अरेंजमेंट करने के निर्देश जारी भी किए गए हैं, जिससे कोरोना का खतरा ना पनपे। बता दें कि इससे पूर्व भी कोरोना टेस्ट में शिक्षकों की लापरवाही से पौड़ी जिले के 80 से अधिक शिक्षक और 10वीं और 12वीं के स्कूल खुलने के दौरान अचानक से कोरोना की चपेट में आ गए थे। कैबिनेट का डिसीजन हुआ है कि 6 से और 12 तक के सभी स्कूल 8 तारीख से खोल दिए जाएंगे। अभी तो वर्तमान में केवल बोर्ड की कक्षाएं संचालित हो रही थी, कक्षा 10 और कक्षा 12 की, और अब 6 से 12 तक का पूरा निर्णय लिया जा चुका है, जिसका कि शासनादेश जारी होना अभी बाकी है। इसमें यह भी निर्णय लिया गया है कि शिक्षा विभाग स्वयं SOP तैयार करेगा और SOP तैयार करते समय इस बात का तो ध्यान रखा ही जाएगा, क्योंकि अभी जब तक वैक्सीनेशन सबका नहीं हो जाता है तब तक सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना पड़ेगा और हर बच्चा मास्क पहन के आएगा, इस बात का ध्यान रखा जाएगा। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास हरिद्वार में राजकीय विद्यालय अंगीकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्य शिक्षा अधिकारी और रिलैक्सो फाउंडेशन के गंभीर अग्रवाल के बीच हरिद्वार के 32 स्कूलों की सुविधाओं एवं रूपांतरण के लिए MOU हस्ताक्षरित किया गया। बता दें कि सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे और शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से हरिद्वार में
कॉरपोरेट सेक्टर के सहयोग से राजकीय विद्यालय अंगीकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वहीं नीति आयोग ने हरिद्वार को आकांक्षी जिला घोषित किया गया है, जिसके तहत जिला प्रशासन ने स्कूलों में शिक्षा और बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नई पहल शुरू की है। लक्सर क्षेत्र में ब्याज मुक्त ऋण योजना के तहत किसानों को चेक सौंपे गए। योजना को लेकर बीजेपी राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। वहीं कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस के समय 13 वर्ष 6 माह में जितनी सड़कें बनाई गई, हमने 3 साल 6 माह में उससे ज्यादा सड़कें बना दी हैं। किसान बंधुओं को उत्तराखंड में हमारी ये महत्वाकांक्षी योजना है। हमने पहले वर्षों में 1 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के किसान भाइयों को दिया, फिर उसको 2 लाख किया। इस बार हम इसको 3 लाख रुपए तक का ऋण अपने किसान भाइयों को बिना ब्याज के उनकी आर्थिकी बढ़े, इसके लिए उसको मदद के रूप में देना चाहते हैं, दे रहे हैं। और जो स्वयं सहायता समूह हैं, चाहे वो महिलाओं के हैं या पुरुषों के हैं, उनको भी आय बढ़ाने के लिए 5 लाख रुपए तक का ऋण सरकार बिना ब्याज के उनको उपलब्ध करा रही है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी इस अभिनव योजना का देहरादून में 5-6 विधानसभाओं के सभी किसान बंधुओं को साथ में लेकर के इस अभिनव योजना को लॉन्च कर रहे हैं। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सरकार जनता के द्वारा परिप्रेक्ष्य के चलते उधम सिंह नगर जिले के सीमांत क्षेत्र खटीमा में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिला प्रशासन समेत जिले के सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों ने अपने स्टॉल के माध्यम से जनता की समस्याओं का निराकरण किया गया। शिविर में जिले से आई जिलाधिकारी रंजना राजगुरु द्वारा क्षेत्र में सैकड़ों लोगों की समस्या का निराकरण किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कुमाऊं भ्रमण के तहत बेरीनाग पहुंचे, जहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का स्वागत किया। इस मौके पर हरदा कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर कांग्रेस को मजबूत करने की बात कही। उन्होंने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी सरकार विकास विरोधी सरकार है। कांग्रेस कार्यकर्ता मुझ में जोश भर रहे हैं। जिस तरीके से सब हमारे पुराने नए साथी, आप देखो जिन लोगों ने मुझे वर्षों चुनाव लड़ाया, कोई चेहरा ऐसा नहीं है जो यहाँ पर नहीं आया। बल्कि मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का कि मैं जल्दी जा रहा हूँ। यदि मुझे मालूम होता कि सब जिस तरीके से आई है तो मैं ज़रा सा और टाइम लगाता। तो ये सब पुराने साथी सहयोगी सब आ रहे हैं और नए। और आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है हरिद्वार से। कुंभ में आने के लिए कराना होगा रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल बनकर तैयार हुआ है। मेला प्रशासन दीपक रावत जल्द पोर्टल को लॉन्च करेंगे। ये बड़ी खबर। आवेदन के लिए सभी डॉक्यूमेंट्स को अनिवार्य होना होगा, तो RT-PCR की 72 घंटे की नेगेटिव भी रिपोर्ट जरूरी होगी। तो कुंभ मेले को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। इसको लेकर अब एक पोर्टल लॉन्च किया जाएगा और इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स होने अनिवार्य होंगे। RT-PCR की 72 घंटे की नेगेटिव रिपोर्ट भी होनी चाहिए। कुंभ में आने के लिए कराना होगा अब रजिस्ट्रेशन और इसके लिए पोर्टल बनकर तैयार भी हो गया है। तो इसी के साथ उत्तराखंड में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।